Hello and welcome everyone. My name is Atish Mathur and I am here to generally give you a walkthrough of this myth called Polity Current Affairs. वीडियो शुरू करने से पहले दो तीन बातें बहुत क्लियर कर लेते हैं. पहली बात तो पॉलिटी करंट अफेयर्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम. मेंस में यस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, बट प्री में पॉलिटी करंट अफेयर्स बहुत ही नुआंस्ड होता है, बहुत ही बैक एंड होता है, बहुत ही इंटरलिंक्ड होता है. इसके बारे में आज हम बात करेंगे और जो भी रेलेवेंट रहा है मैं आपको इसके बारे में वॉट एवर इज एब्सोल्युटली नीडेड द बेयर मिनिमम आपको मैं बता दूंगा. ठीक है. The period that we are covering is April 2024 till about March 2025. इसके बियॉन्ड साइकिल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं. शुरू से शुरुआत करते हैं. पॉलिटी करंट अफेयर्स का व्हाट और हाउ क्या होता है. ठीक है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पॉलिटी करंट अफेयर्स आपको तीन डिमेंशंस में देखने को मिलते हैं. पहला, कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल द ऑफिस ऑफ द गवर्नर बहुत ज्यादा न्यूज में रहा. यूनिवर्सिटी लीडरशिप से लेके वो बिल्स उन्होंने टाइम पे साइन नहीं करे, जब प्रेशर पड़ा तो आगे ऊपर प्रेसिडेंट साहब को भेज दिया, प्रेसिडेंट को भेज दिया, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. तो क्या वो प्रीलिम्स में आएगा? नहीं. प्रीलिम्स में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं गवर्नर को लेके, जो एकाध रिकमेंडेशंस हैं कमिटीज की, उन कमिटीज के नाम आ जाएंगे बस, और कुछ नहीं आएगा. इट इज एज क्लियर एज डे. द सेकेंड टाइप ऑफ करंट अफेयर्स इज लिमिटेड. मतलब अगर पॉलिटी में क्वेश्चंस 20 आ रहे हैं तो मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये इसलिए पूछा है क्योंकि इस साल न्यूज में था. दैट इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ इन्फरेंस. तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द पेस ऑफ डेवलपमेंट, द पेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लॉ इज जनरली स्लो. तो बहुत सारी चीजें साल भर ऐसी चलती रहती हैं कि अच्छा ये बिल पेंडिंग है, स्टैंडिंग कमेटी ने ये बोल दिया, इस कमेटी का जनरल ऑब्जर्वेशन ये है, ये रिपोर्ट आ गई, उस पे ये इन्फरेंस निकल गया, उस पे ये ऑब्जर्वेशन आ गई, तो वो मुद्दा हो जाता है. बट उस पे कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं होता. हाँ, मेंस में ये सारी चीजें वैल्यू एडिशंस का काम करती हैं. प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स मेंस में भी एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक को लेके सेम ही रहते हैं कि मतलब ऑर्डिनेंस सही है गलत है, उसका डेमोक्रेसी पे क्या इम्पैक्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स पे क्या इम्पैक्ट है, जुडिशरी का ऑर्डिनेंस से क्या इंटरसेक्शन है. द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स विल स्टिल रिमेन द सेम. उसमें थोड़ा बहुत आपको सुप्रीम कोर्ट का तड़का मिल जाएगा, 2-3 कमिटी का मिल जाएगा, 2-4 डेटा सेट्स मिल जाएंगे बस. प्री में उसका भी कम है और ये बहुत सारी चीजें वर्क इन प्रोग्रेस है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना साइमल्टेनियस इलेक्शंस. अब व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस? द करंट स्टेटस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस इज कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जो उसको एग्जामिन कर रही है. तो उस बिल पे आपको सवाल नहीं आएगा. द आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, उससे क्या क्या हो सकता है, उसके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, वो शायद आपको वो भी 1 in a million चांस में आ जाए तो आ जाए. तो कहानी तो भाई ये है, मेरे व्यूज से ज्यादा आपका टाइम इंपॉर्टेंट है. अगर आप मेरे साथ 1 घंटा स्पेंड कर रहे हैं, 1.5 घंटा स्पेंड कर रहे हैं, तो आप कुछ सीख के जाएं, इधर उधर की बात ना करें. दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो और जनरली द पर्पस ऑफ माय लेक्चर्स. तो ये इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम पॉलिटी के पूरे सिलेबस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करें, फिर हमको एक चीज और सीखने को मिलती है. एक चीज जो हमको और सीखने को मिलती है वो ये है कि सारे चैप्टर्स का करंट अफेयर्स भी नहीं इंपॉर्टेंट होता. अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 पार्ट्स में, टेरिटरी एंड सिटीजनशिप, प्रियम्बल, राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीज, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स यहां देखने को मिलेगा. जैसे कई बार क्या होगा कि अरे
अवार्ड्स का कोई चक्कर हो गया था, कोविड में अवार्ड्स रिटर्न कर दिए तो राइट से पूछ लिया, प्रिवेसी का जजमेंट आ गया तो पूछ लिया भाई कौन सी आर्टिकल के अंदर राइट टू प्रिवेसी रिकग्नाइज्ड है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उस तरह से। अभी एनआरसी और लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है सेक्शन 6 से और सिटीजनशिप को लेके, तो उसकी बेसिक चीजें हमको आनी चाहिए, बस कहानी इतनी है। पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन अगर उसमें करंट अफेयर्स भी होगा, लेकिन आपका अगर स्टैटिक स्ट्रांग नहीं है, आपकी कोर थ्योरी स्ट्रांग नहीं है, आपके फंडा सॉर्टेड नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो वो करंट का क्वेश्चन भी गलत होगा। लेकिन अगर आपका स्टैटिक स्ट्रांग है, आपके फंडास क्लियर है, और आपको करंट अफेयर्स में मामला ढीला है, आप तब भी लॉजिकली लीगल प्रिंसिपल्स को लगा के, गोल्डन रूल्स को लगा के, जो हम क्लासेस में कई बार डिस्कस करते हैं, आप उनसे वो क्वेश्चंस तब भी बहुत अच्छे एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकते हैं। The second set of topics, judiciary, separation of powers, center state relations, federalism, emergency, सब मिला लो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और बॉडीज, इसमें क्वेश्चंस हमेशा आपको कोर थ्योरी ही मिलेंगे। मुद्दतें हो गई वो एनजैक के अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके, 99th अमेंडमेंट को, आज तक अगर सवाल आया तो उतने पे ही आया है। बाकी सब, अब जैसे कंटेम्प्ट का मामला उठ गया था, तो सवाल कंटेम्प्ट की थ्योरी पे आया था। सवाल जो भूषण साहब ने कुछ कह दिया था उसकी वजह से उन पे कुछ कार्रवाई हो गई थी, वो सवाल नहीं था, क्वेश्चन थ्योरी पे था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो आज जो मैं आपको कराऊंगा, मैं वो चीजें कराऊंगा जो कॉन्टेक्चुअली इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट मत लीजिए कि चलो करंट अफेयर्स निपटा लेते हैं, इससे मेरी पॉलिटी भी तैयार हो जाएगी, बैकहैंड की तैयारी हो जाएगी, वो कभी नहीं होती। अगर आपने कोई किताब पढ़ी है, उस किताब को रेफर करिए। आप अगर MCF 1 और 2 के स्टूडेंट रहे हैं, यू हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी अबाउट। ये सब कुछ विद करंट अफेयर्स, विद एवरीथिंग, पॉलिटी में ही वी हैव डन अबाउट 100 लेक्चर्स और सो, आपको दिक्कत नहीं होगी। मतलब वो तो प्री और मेंस इंक्लूडेड है, तो इसलिए मामला ऐसा है। अगर आपने क्रैश कोर्स मैग्ना कार्टा प्रीलिम्स का कर रखा है, तो आप जानते हैं कि क्रैश कोर्स में भी हमने करंट अफेयर्स इंटीग्रेट करके ही पढ़ा है, इसमें ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। कि नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपने अगर फाइनल लैब, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैंने फाइनल लैब का एक डॉक्यूमेंट डाल रखा है, जो सारे सब्जेक्ट्स का, नॉट जस्ट पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स आपको एक जगह बहुत ही कंसाइज फॉर्म में दे देता है। उसको हम 5 साल से करते आ रहे हैं, दिस इज द 5th एडिशन। वो आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अगर आपने थ्योरी में कुछ भी कहीं से भी जैसे भी पढ़ा है तो हो जाएगा। और अगर आपको तब भी लगता है कि नहीं, मैं प्योर सोर्स और सब उठा के देखना चाहता हूँ, बड़ा सिंपल तरीका है, ट्रैकर प्रो अपने पास है, उसमें आप फिल्टर मारिए हिंदू एक्सप्रेस, एक्सप्लेन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, सब्जेक्ट फिल्टर मारिए पॉलिटी, और आप अपने सारे बेसिक एक्सप्लेन्ड वो देख लीजिए, उसमें भी आपके सारे कवर हो जाएंगे। तो तरीके बहुत है, प्रॉब्लम तरीकों की नहीं है। The issue isn't how are you going to go about it. The issue is the principle behind it, the idea behind it. You have to keep a very, very tight hand, very closed fist when it comes to polity, current affairs. This is a this is mostly a drama. ये बात समझिए आप। इकोनॉमिक्स हो सकता है, साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, डिफेंस है, स्पेस है, वहां करंट अफेयर्स की एक्चुअल वैल्यू है। हमारे यहाँ, हमारे सब्जेक्ट में, हमारी जिंदगी में करंट अफेयर्स बहुत ही लिमिटेड है, और उसको उतने ही लिमिटेड तरीके से पढ़ना है, बिकॉज यू हैव टू गो बैक टू कोर प्रिंसिपल्स एंड नथिंग एल्स। दैट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड पॉलिटी। और जहां तक गवर्नेंस और सोशल जस्टिस की बात है, क्योंकि राइट्स इश्यूज वगैरह भी हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में है, तो बेसिक स्कीम्स, बेसिक सेक्शंस के, वल्नरेबल सेक्शंस की पॉलिसी गाइडलाइंस, वो भी आपको फाइनल लैब में आराम से मिल जाएगी। आपको ऊपर से और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। या आप जो भी कंपाइलेशन देख रहे हैं, वट एवर इट इज, वो हो जाएगा। इसमें आप बहुत टेंशन मत लीजिए कि दैया रे दैया क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट एस्पेक्ट इज टेरिटरी एंड सिटीजनशिप। और इस सीरीज के साथ मैं एक चीज और करना चाहता हूं कि जब आप पढ़ रहे हैं, मैं इन थीम्स में आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से बता भी देता हूं कि आपने अगर ये पढ़ा है तो आपको इनके बारे में क्या क्या आना चाहिए। अगर आता है तो आप सॉर्टेड है,
करंट अफेयर्स आए ना आए, बाकी चीजें भी कवर हो जाएगी। चलिए, टेरिटरी एंड सिटीजनशिप, दो एस्पेक्ट्स हैं। जहां तक टेरिटरी की बात है, आपको दो चार चीजें आनी चाहिए। पहला तो आपको टेरिटरी के डिमेंशंस आने चाहिए कि भाई लैंड टेरिटरी है, वाटर टेरिटरी है, एरियल टेरिटरी है। आपको एक यूएन कन्वेंशन है अनक्लॉस, उसके बारे में आना चाहिए। एरियल टेरिटरी के लिए एक कन्वेंशन होता है शिकागो कन्वेंशन, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ब्रॉडली किस किस डेकेड में किस किस तरह के स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कि लेट 70s अर्ली 80s में आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आपने रीऑर्गेनाइज किया है। लेट 90s अर्ली 2000s में आप देखेंगे कि जो बड़े स्टेट्स हैं उनमें से छोटे छोटे पोर्शंस कार्व आउट करके उनको छोटा स्टेट्स बना दिया, ताकि आपको ईयर ना याद रहे, लेकिन अब ये तो समझ जाए कि अच्छा ब्रॉडली इस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था। तो टेरिटरी के बारे में पहले तो आपको ये आना चाहिए। फिर दूसरी बहुत सिंपल बात, इंटरनल चेंजेस कैसे करते हैं, एक्सटर्नल चेंजेस कैसे करते हैं, और बात खत्म हो गई बस। सिटीजनशिप में आपको खासकर ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है सिटीजनशिप के, विच बेसिकली टेल यू टू थिंग्स, प्रिंसिपल्स ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, एंड सेकेंडली आप एज ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया के सिटीजन कैसे बनते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन प्री के लिए वो टेक्निकल आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि आप इंडिया में हैं, इंडिया के डोमिसाइल हैं, आप पाकिस्तान से आए हैं, आप यहाँ से पाकिस्तान गए, वहाँ अच्छा नहीं लगा, आप फिर वापस आ गए, आप इंडिया से बाहर कहीं और जा रहे हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, बिकॉज ये आज के डेट पे आउटडेटेड हो चुका है। Then comes another aspect, the aspect which closely correlates to your Citizenship Act of 1955. उसमें आपको ब्रॉडली बर्थ, डिसेंट, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन और ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी, ये फॉर्म्स होते हैं, ये मोटा मोटा पता होना चाहिए। किस बेसिस पे सिटीजनशिप किसी की जा सकती है वो पता होना चाहिए, बट दैट इज प्रीटी मच इट। अब उसमें बैठ के याद मत करना कि अच्छा मैं यहाँ पैदा हुआ था, दोनों में से एक माँ बाप इंडियन सिटीजन है, दूसरे इलीगल माइग्रेंट नहीं है, तो मेरे को बर्थ में सिटीजनशिप मिलेगी, यह आपसे कभी नहीं पूछा गया। ब्रॉड बेसिक आना चाहिए, इतना बहुत है। सिटीजनशिप थोड़ा न्यूज में रहा है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बहुत ही कॉन्टेक्चुअली न्यूज में रहा है, और कैसे रहा है इसको हम सीख लेते हैं। पहला, 2019 में जो हमारी सिटीजनशिप की प्राइमरी लॉ है, द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जिसको इजाजत पार्लियामेंट को मिलती है ये लॉ बनाने की, ये इजाजत पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही देता है पार्ट 1 पार्ट 2 के थ्रू, और यूनियन लिस्ट में भी सिटीजनशिप मेंशन्ड है। तो उसकी वजह से पार्लियामेंट जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 इनैक्ट करता है एज क्लियरली एज इट कुड बी। अब उस एक्ट में बहुत बार चेंजेस होते हैं, 80s में चेंजेस होते हैं, अर्ली 2000s में चेंजेस होते हैं, एंड द मोस्ट recent change which has been in the news is the amendment that happened to the citizenship act in 2019। मतलब मुद्दे की बात तो ये है ना, आई हैव ब्रूटली ओवर सिंप्लीफाइड इट ताकि आपको ये याद रह जाए। बेसिकली वो कहता है कि देखिए, आप सिटीजन तो इंडिया के तब बन सकते हैं अगर आप लीगल माइग्रेंट है। अगर आप लीगल माइग्रेंट है ही नहीं तो सिटीजनशिप का सवाल ही नहीं उठता। तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2019 बेसिकली क्या कहता है? कहता है कि अगर आप एक नॉन मुस्लिम है जो एक इलीगल माइग्रेंट है, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से इंडिया में 2014 के पहले आए हैं, तो सबसे पहले तो हम आपको लीगल माइग्रेंट बना देंगे, बात खत्म। आप क्रिमिनल रही नहीं, और बाकी जनता के जैसे आपको बहुत समय वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नेचुरलाइजेशन के रूट से इंडिया के सिटीजन बनना चाहते हैं तो हम आपको 5 साल में बना देंगे। हम आपको लीगल माइग्रेंट तब से बना रहे हैं जब से आप इंडिया आए हैं। अब वो 2014 भी हो सकता है, वो 1965 भी हो सकता है, आप जब आए तब आए। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारे प्री के लिए इतना है बस। अब कहानी क्या हुई? ये वो फिल्म की तरह है कि जहां दो कहानियां एक साथ आके मिल जाती हैं। इसको द सेकंड प्लॉट इज कॉल्ड द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसकी कहानी एक्चुअली सेंसस से शुरू होती है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंडक्ट कराता है, उन्हीं के एक डिपार्टमेंट के अंदर आता है। अब सेंसस क्या है? इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हो
हाउस होल्ड बेसिस पर उनके बारे में कुछ डेमोग्राफिक, कुछ सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, उसी को सेंसस कहते हैं। वो इंडिविजुअल काउंट नहीं होता, कई बार हाउस होल्ड बेसिस पे होता है, और इसको हम एवरी 10 years करते हैं। 2021 का रुका हुआ है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। तो लास्ट सेंसस जो है हमारा 2011 का हुआ है। ये सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे आपकी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, डेमोक्रेटिकली, पॉलिटिकली, आपकी लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियोज, बहुत सारे जो आपके कास्ट पॉपुलेशन इंडाइसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें सेंसस पे डिपेंडेंट होती हैं। तो सेंसस का तो बेसिक कहानी ये थी। फिर सरकार को चमका कि जब हम सेंसस में लोगों से घर घर जाके सवाल पूछ ही रहे हैं, तो दो चार सवाल और पूछ लेते हैं, जिससे हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो बेटर टारगेटेड हो जाए। कि एक रीजन में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, एक रीजन में किस तरह के लोग रह रहे हैं, ताकि मैं अपने वेलफेयर स्कीम्स को वहां बेटर टारगेट कर सकूं। इस आइडिया को नाम दिया गया नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इससे पहले ये आइडिया उठता, आगे बढ़ता, आधार आ गया, और आधार ने एनपीआर के आइडिया को बिल्कुल ही रिप्लेस कर दिया। आइडिया एक और है कि अगर सेंसस ये कहता है कि मेरे पास एक जगह लिखा होना चाहिए कि मेरे देश में कितने लोग रहते हैं, तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज से 1.3 बिलियन एज पर द सेंसस अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1.3 बिलियन इंडियंस, इसका मतलब ये है कि हमारे देश में 130 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। कहानी इतनी है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारे देश में एक्चुअली कितने सिटीजन्स हैं। हमारे जो सिटीजन्स नहीं हैं उनको हमें बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स में ज़रूरी नहीं है हमें उनको बेनिफिट देना। कई बार लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। तो फिर आइडिया निकल के आया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। कराने वाले सेंसस के ही लोग हैं। इट कम्स अंडर द लार्जर ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ऑफ द सेंसस ओनली। आज तक हमारे देश में ऑल इंडिया लेवल पे सेंसस, एनआरसी जो है, सिर्फ एक ही बार हुआ है। सेंसस तो हर 10 साल में होता है, बट एनआरसी जो है वो एक ही बार हुआ है ऑल इंडिया लेवल पे, 1951 में पोस्ट इंडिपेंडेंस सेंसस के टाइम पे। उसके बाद कभी ऑल इंडिया सेंसस नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिबरेशन का टाइम आ गया। 1951 के बाद कुछ 20 साल गुजर गए। जब बांग्लादेश की हालत बहुत खराब थी, तो बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आसपास आने लग गए। कुछ बंगाल आए, कुछ असम आए, कुछ बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आए। तो असम में एक मूवमेंट आई। उस मूवमेंट का कहना था कि यार, जब बांग्लादेश से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उनसे हमारी नौकरी जा रही है, हमारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर का इम्पैक्ट है, 10 तरह की चीजें हैं। तो एक आसाम मूवमेंट बन के तैयार हुई। गवर्नमेंट ने उस आसाम मूवमेंट के लीडर्स के साथ नेगोशिएट किया और एक इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट किया जिसका नाम है आसाम अकॉर्ड इन 1985। उस आसाम अकॉर्ड के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए आपने अपने सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में सेक्शन 6A को इंसर्ट किया। अभी आसाम अकॉर्ड बेसिकली क्या कहता है? दो बातें। कि आसाम अकॉर्ड कहता है कि देश भर में आप करो या ना करो, आसाम में तो आपकी एनआरसी होनी ही चाहिए। मतलब आसाम के लिए आप ये मुझे बता दो कि आसाम में रहने वाले इंडियन सिटीजन्स कितने हैं, बस। और आसाम अकॉर्ड ने बेसिकली 3 तरह के इमिग्रेंट्स को क्लासिफाई किया। अगर आप 1966 से पहले आसाम आए हैं तो इसका मतलब आप इंडियन सिटीजन ही हैं, आप वोट कर सकते हैं, बिल्कुल फुल सिटीजन है। लेकिन अब 1966 और 1971 के बीच में आते हैं, मार्च 1971 के बीच में आते हैं, तो फिर कहानी यह है कि आप सिटीजन तो हैं, लेकिन आप वोट 10 साल बाद कर पाएंगे जब से आप सिटीजन बने हैं। इमीडिएट वोटिंग राइट्स आपको शायद नहीं मिलेंगी। और अगर आप 1971 के बाद आते हैं तो आप सिटीजन ही नहीं है। तो इसी के लिए इन्होंने कहा हम एनआरसी कराएंगे, ये चेक करने के लिए कि 1971 के बाद कौन कौन आया है। आइडिया बेसिक यही है, कॉन्सेप्ट यही है। तभी आप एनआरसी का एलिजिबिलिटी देखोगे, आपका नाम
मार्च 1971 के इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए, या जिन किसी का नाम है आपकी उनसे कोई रिश्तेदारी होनी चाहिए। कहानी बस इतनी है। तो एक तरफ सीए को चैलेंज किया गया है, एनआरसी को चैलेंज किया गया है सेक्शन 6A के थ्रू। इसी पे कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल सही है, इक्वालिटी को वायलेट नहीं करता है, सरकार के पास डोमेन है इस पे करने के लिए। बस इतनी कहानी और कुछ नहीं। इससे ज्यादा आपका कोई करंट अफेयर्स नहीं है टेरिटरी और सिटीजनशिप को मिला के। कहानी बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आ जाओ एक लार्ज थीम पे, एक लार्ज टॉपिक पे, जिसमें आती है प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और ड्यूटीज। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि यहां पे क्वेश्चंस आते कैसे हैं। प्रियम्बल में शब्दों का मतलब पूछा जाता है, कब क्या ऐड किया हुआ था वो पूछा जाता है, प्रियम्बल का लीगल स्टेटस पूछा जाता है। फंडामेंटल राइट्स में आप जनरली देखेंगे उनके फीचर्स पूछे जाते हैं कि उनकी लीगल स्टेटस क्या है, उनका ऑब्लिगेशन क्या है। और ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स में क्वेश्चंस आपके 14, 21, अभी पिछले 2-3-4 सालों में कुछ क्रिमिनल जस्टिस थोड़ा ऊपर नीचे पूछना शुरू कर दिया है, वो रिट्स पे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बस इससे ऊपर फंडामेंटल राइट्स में जनरली नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं आते। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्लासिफिकेशन आता है और कब क्या ऐड हुआ था थोड़ा बहुत वो पूछ लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी क्लासिफिकेशन तो खैर है नहीं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी में आइडेंटिफिकेशन पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा क्या है और किस कमेटी के बेसिस पे फंडामेंटल ड्यूटीज को आपने लेके आए। स्वरण सिंह कमेटी 1976। फंडामेंटल ड्यूटीज तो खैर बाद में ऐड हुई थी। इतनी हमारी बेसिक, इस ढांचे से हम प्री को अप्रोच करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज 4 टॉपिक्स। अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है साल भर में जो हुआ है, तो प्रियम्बल तो बेसिकली बहुत थ्योरी हो गया। फंडामेंटल राइट से शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा सा आई वुड से देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन आल्सो ऑन दिस, क्योंकि कुछ पैरेलल गवर्नमेंट एग्जाम्स में राइट टू मैरी पे भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, उस पे कुछ जवाब आ गए थे, तो बच्चे थोड़े से परेशान थे। सो जस्ट लेट मी जस्ट गिव यू अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट टू थिंग्स। राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ये प्री में आप यस मार्क करके आएंगे। फिर क्वेश्चन होगा अरे लेकिन वो तो पीपल हु वांट टू मैरी द सेम जेंडर, उनको तो राइट नहीं है। नहीं है, आपने राइट टू मैरी का स्कोप कम किया है, राइट टू मैरी एज अ फंडामेंटल राइट नहीं हटाया है। इसका मतलब अगर प्री में सवाल आता है डू यू हैव द फंडामेंटल राइट टू मैरी अंडर आर्टिकल 21, आप उसका जवाब यस मार्क करके आएंगे, आप उस ऑप्शन को टिक करके आएंगे। बहुत सिंपल बात है, ठीक है। ये ऑलरेडी अजय हास्य के केस में कोर्ट ने बोल दिया था, और जो सुप्रियो का केस है जिसमें सेम जेंडर वाली बात थी, तो उसमें कोर्ट ने राइट टू मैरी का स्कोप रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरा आर्टिकल 21 में जो बहुत पॉपुलर एस्पेक्ट है वो है प्रिवेसी। इस पे तो सीधा सीधा सवाल पूछते हैं कि हाँ भाई राइट टू प्रिवेसी किस आर्टिकल के अंदर आती है, या कभी कभी जजमेंट पूछ लिया पुट्टुस्वामी आर्टिकल 21। कई बार आपको बहुत ऐसे मन करेगा नहीं कि राइट टू प्रिवेसी तो आर्टिकल 19 में भी थोड़ा सा इंप्लीकेशन है, होगा सही है, लेकिन इट इज प्राइमरीली आर्टिकल 21। तो आपको ऑप्शन में अगर आर्टिकल 21 दिख रहा है तो आप ना लेफ्ट देखेंगे ना राइट देखेंगे, आप चुपचाप आर्टिकल 21 को मार्क करके आएंगे। ये मैं बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को पास हुए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, लेकिन अभी कुछ ही महीने पहले डेटा प्रोटेक्शन के रूल्स नोटिफाई हुए हैं। अब उन रूल्स में 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि डेटा लोकलाइजेशन का पंगा चल रहा है, और दूसरा इतना होने के बाद भी आपने राइट टू बी फॉरगॉटन को बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। तो अगर आपके प्री में क्वेश्चन आता है डू यू हैव द राइट टू बी फॉरगॉटन अंडर राइट टू प्राइवेसी, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, इस पे कोई जजमेंट नहीं है, इस पे कोई सीधी बात नहीं कही गई है।
क्या हमारे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा है कि आपके पास राइट टू बी फॉरगॉटन है? क्या आप यू हैव द राइट टू हैव योर इंटायर कंटेंट, योर इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ डिलीटेड डिजिटली? इसका जवाब ये है कि नहीं। हमारे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत क्लियरली राइट टू बी फॉरगॉटन नहीं लिखा गया, नहीं मेंशन्ड है। यूरोप का एक बहुत अच्छा डेटा प्रोटेक्शन लॉ है जिसको हम जीडीपीआर कहते हैं, द जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, उसमें है। और दूसरा जो मुद्दा है डेटा लोकलाइजेशन का, उसको लेके काफी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो रूल्स में इनेबल कर रहे हैं लेकिन एक्ट में नहीं है। तो वो एक दूसरा इशू बन जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, कि क्या रूल्स एक्ट को बाईपास कर सकते हैं या नहीं। खैर वो हमारे प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो अभी भी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। रूल्स अभी भी पब्लिकली नोटिफाई हुए, ठीक तरह से भी लगे नहीं है, तो हमको इतना आना चाहिए। दूसरी बात, आर्टिकल 20 और 22, इसमें हमने जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, प्रिजन्स वगैरह पे सवाल देखे। तो खैर सवाल रिपीट तो नहीं होंगे, लेकिन दो तीन चीजें हैं जो न्यूज में रही हैं जनरली बिकॉज ऑफ द कैलकाटा केस एंड सेवरल अदर इश्यूज। पहला है जीरो एफआईआर। अब जीरो एफआईआर की बेसिक कहानी क्या है? पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि एफआईआर नाम का कुछ नहीं होता। एफआईआर किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, किसी भी क्रिमिनल लॉ में एफआईआर नाम का शब्द आपको नहीं मिलेगा। एफआईआर का मतलब पहली इंफॉर्मेशन जो आप पुलिस को दे दें, जैसे तैसे दे दें, ठीक है। एक बार वो रजिस्टर हो गई तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये जरूर लिखा है। पुलिस उस कंप्लेंट को एक्नॉलेज कर ले, टेक्स कॉग्निसेंस ऑफ इट, ये लिखा गया है। बट एफआईआर नाम की कोई चीज नहीं लिखी गई है किसी भी क्रिमिनल लॉ में। ये आपके लिए प्री में इंपॉर्टेंट है। इसको हम जब क्रिमिनल जस्टिस पढ़ते हैं कॉसेस वगैरह में, तो इसको हम डिस्कस करते हैं काफी डिटेल में। बट देयर इज नथिंग कॉल्ड एन एफआईआर इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कहीं नहीं लिखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफाइंड नहीं है कहीं, कोई लीगल इसके जार्गन नहीं है एफआईआर का, ये इंपॉर्टेंट है। अब जीरो एफआईआर का सिस्टम क्या है? जीरो एफआईआर का सिस्टम ये है कि अगर कोई क्राइम हुआ तो आप चाहेंगे कि सबसे पास वाले पुलिस थाने में जाके आप कंप्लेंट करा दीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है, क्राइम का नेचर ऐसा होता है, खासकर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में, कि आप उस लोकल एरिया से बाहर निकलना चाहते हैं। जीरो एफआईआर बेसिकली ये कहता है कि आप ज्यूरिसडिक्शन की चिंता मत करिए। आप ये मत सोचिए कि ये क्राइम जहां हुआ है ये किस थाने के अंदर आता है, आप कहीं पे भी करा सकते हैं। बाद में उसको आप सही थाने में ट्रांसफर हो जाए, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जीरो एफआईआर इज बेसिकली टू मेक एक्सेस टू क्रिमिनल जस्टिस स्लाइटली बेटर। तो ये थोड़ा न्यूज में रहा है। दूसरा, प्ली बार्गेनिंग। प्री बार्गेनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। प्री बार्गेनिंग का एक लाइन में मतलब ये है कि आपने क्राइम किया, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, आपने जज साहब को बता दिया, मजिस्ट्रेट जज जो भी है, आपने उनको जाके बता दिया कि देखो आपका भी टाइम बचाता हूँ, मेरा भी टाइम बचाता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने क्राइम किया है। आप मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस करते हैं कि मैंने क्राइम किया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कोर्ट का भी टाइम बचा रहा हूँ, पूरा लीगल प्रोसेस का टाइम बचा रहा हूँ, अब मेरा ध्यान रखते हुए मेरी थोड़ी सजा कम कर दीजिए। प्ली बार्गेनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है और कुछ नहीं। प्री बार्गेनिंग आपके सब्सटेंटिव क्रिमिनल कोड्स में नहीं है, ये प्रोसीजरल कोड्स में है, जो पहले सीआरपीसी में था, आज बीएनएसएस है, उसमें आई थिंक सेक्शन 289 द न्यू क्रिमिनल कोड, उसमें प्ली बार्गेनिंग की बात करी गई है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी ऑफेंस के लिए बोल दे, कल को आप बम फोड़ दें और बोल दे कि हाँ जी बम फोड़ा, बताइए थोड़ा सस्ते में छोड़ दीजिए, ये नहीं हो सकता। तो बहुत सीरियस ऑफेंसेस में प्ली बार्गेनिंग अवेलेबल नहीं है। और प्ली बार्गेनिंग के साथ एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल चैलेंज है जो जुडिशियल ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी पे है, कि आप जिस जज को बता रहे हो कि आपने क्राइम किया है, उसी जज के सामने अब आपका ट्रायल भी चलेगा, वही जज आपको सुनाएगा, उसको तो पहले से पता है ना कि आपने क्राइम किया है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है।
तो ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, बट ये आपको बेसिकली आर्टिकल 2022 में इतना आपको आना चाहिए. दिस शुड टेक केयर ऑफ मोस्ट ऑफ इट. यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबव एंड बियॉन्ड दिस. This is Article 20 and 22 as far as criminal justice is concerned. Here there is a larger chunk of rights from Articles 25 to Articles 30. 25 to 30 largely deal with religion, secularism and such principles. 29 and 30 deal with minorities, जो linguistic भी हो सकते हैं, जो आपके religious भी हो सकते हैं. इसमें आपको थोड़ा सा लैंग्वेजेस भी पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ कौन सी लैंग्वेज कहाँ इस्तेमाल होती है, विच इज कोर थ्योरी. और आपको इससे रिलेटेड दो तीन थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, उनको हम सीख लेते हैं. तो सबसे पहले कहानी तो ये है कि यूपी के एक मदरसा लॉ को, जिसको यूपी ने मदरसा को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ बनाया था, जिसमें वो मदरसा एजुकेशन को एक डिग्री ऑफ इक्विवेलेंस, एक डिग्री ऑफ रिकग्निशन देते हैं. उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, कि देखो ये लॉ जो है ये सेक्युलरिज्म को वायलेट करता है. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहते बहते एक लाइन बोल दी कि देखो ऐसे हवा में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आप नहीं चैलेंज कर सकते. फिर इससे एक बड़ा सवाल उठा, कैन ऑर्डिनरी लॉज वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर और कैन दे बी चैलेंज्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. देखो बेसिक स्ट्रक्चर की कहानी क्या है, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड. तो उनको वायलेट करने वाला कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस. कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहते हैं. यहां तक तो कहानी ठीक है. तो मतलब ऑर्डिनरीली बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाइज टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर भी रिफ्लेक्ट करते हैं. तो कैन ऑर्डिनरी लॉज बी चैलेंज्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, द आंसर इज यस. लेकिन आपको बहुत स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा उस ऑर्डिनरी लॉ में कि ये सेक्शन इस चीज को वायलेट कर रहा है. सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर से नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये सेक्शन एंटी सेक्युलर है, ये सेक्शन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, ये सेक्शन जो पार्लियामेंट ने बनाया है, पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं थी. ऐसे ही तो आप जुडिशियल रिव्यू करते हो. जुडिशियल रिव्यू कैसे करते हो, अ लॉ शुड नॉट वायलेट अ फंडामेंटल राइट एंड द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ लेजिस्लेचर. अगर पार्लियामेंट के पास वो लॉ बनाने की पावर ही नहीं है और वो लॉ बना रहे तो जुडिशियली रिव्यूएबल हो गई ना. तो कहानी यही है, कहानी बस इतनी और कहानी इतनी ही रहेगी. तो प्री में अगर आता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर इज एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी लॉ, इसका जवाब होगा हाँ. आप यस करके आएंगे. वहां पे ज्यादा बैठ के लीगल ल्यूमिनरी नहीं बनना है, जूरिस्ट नहीं बनना है. चुपचाप टिक मार के आना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. ठीक है कि नहीं, नहीं इसमें कुछ सटीक ही होगा. इसी सटीकता के चक्कर में हम लोग सब फंसते हैं, फंसना नहीं. दूसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट. अब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट न्यूज में इसलिए था बिकॉज ऑफ चैलेंजेस दैट वर बीइंग मेड कि भाई नहीं नहीं इसके नीचे खोदा तो ये मिला, इसके नीचे खोदा तो वो मिला. ठीक है. तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेसिकली एक लॉ है 1991 का, जो अराउंड बाबरी मस्जिद के आसपास ही ये लॉ बनाया गया था. इस लॉ का एक बहुत सिंपल पर्पस है कि 1947 में जो भी मॉन्यूमेंट का रिलीजियस कैरेक्टर है वो वैसा ही रहेगा. फिर इस बात पर सवाल उठा कि अरे अरे ऐसे कैसे, ऐसे क्यों रहेगा, क्या पता खोद के देखेंगे कुछ और मिलेगा. अब क्योंकि ये लॉ तब से चला आ रहा है, तो लोकल कोर्ट्स ने क्या करा कि अच्छा ठीक है हम चैलेंज तो नहीं कर सकते, दो चार सर्वे वर्वे करने की परमिशन दे देते हैं. अब वो सर्वे वर्वे करने की परमिशन के चक्कर में दंगे होने लग गए. आपने वो संबल मॉस्क वगैरह वाला इशू पढ़ा होगा, एंड इट वाज लेजिटिमेटली अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर आवर कंट्री. तो फिर सुप्रीम कोर्ट भाई साहब ने कहा कि देखो ऐसा है, अभी सब रोक दो. कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैं सुनूंगा, मैं बता दूंगा. जब तक मैं ना बताऊं, ना इस पे कोई आप सर्वे ऑथराइज करेंगे, ना इस पे आप कोई इंक्वायरी लेंगे, ना इससे रिलेटेड केस आप कोई एडमिट करेंगे, ना इस पे आप कोई जजमेंट अपने लेवल पे सुनाएंगे. आप वेट करिए, लेट मी कम टू एन आंसर ऑन दिस. इट बिकम्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है. उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट कर दिया, ये भी यूपीएससी का फेवरेट है.
वो पूछते हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ लिखा है, आर्टिकल 44 किस चीज से रिलेटेड है। इससे ऊपर नहीं आएगा। आपको मैं बहुत क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में बता रहा हूं, आपको उत्तराखंड सिविल कोड के, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रोविजंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोई नहीं पूछ रहा है। वो रजिस्टर कराना चाहिए, पुलिस वालों को कैसा लगेगा, समाज में क्या होगा, प्लीज मत करिए, कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछ रहा। मेंस में इसको खूब खींचेंगे, सोशल इश्यूज से लेके, सोशल जस्टिस से लेके, विमेन से लेके, ग्लोबलाइजेशन से लेके, एथिक्स से लेके, सब खींचेंगे। पर्सनल लॉ से लेके व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट ऑन इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, खूब खींचेंगे, प्री में नहीं खींचेंगे। तो अपना समय मत बर्बाद करिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के उत्तराखंड के प्रोविजन पढ़ने के लिए। इतना समझ में आना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और आर्टिकल 44 में लिखा है, बंद करो आगे बढ़ो, बस। कोई ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। देन कम्स द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस। अब इस केस में क्या है, कोर्ट ने बोल तो दिया, बहुत सारा ज्ञान दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है कि नहीं। उन्होंने टेस्ट दे दिए कि आप इन तरह से टेस्ट कर सकते हो कि अच्छा लीनियज क्या है, किसने बनाया था, मैनेजमेंट का कॉम्पोजिशन क्या है, पर्पस क्या है, बहुत सारे उन्होंने टेस्ट दिए। कहा कि इन टेस्ट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का एक लोअर बेंच ये डिसाइड करके आपको बता देगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, जो अभी तक कोर्ट ने नहीं बताया है। तो आपको बेसिकली आर्टिकल 29 और 30 के कोर प्रोविजंस आने चाहिए कि 29 क्या कहता है, 30 क्या कहता है, दोनों में क्या फर्क है, माइनॉरिटीज कैसे डिफाइन करे जाते हैं। माइनॉरिटीज डिफाइन कहीं नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, डिफाइंड है एज पर द नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसमें कहा गया है कि माइनॉरिटीज पहली बात तो स्टेट वाइज डिफाइंड है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए बोला है कि आप जो डेफिनेशन देंगे माइनॉरिटीज की, यही एनसीएम की डेफिनेशन भी यही है कि स्टेट वाइज होना चाहिए। स्टेट में आपकी पॉपुलेशन उस स्टेट की पॉपुलेशन के 50% से कम होनी चाहिए। मतलब अगर आप उस स्टेट के माइनॉरिटी हैं तो स्टेट की पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन उस स्टेट की 50% से कम होनी चाहिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटीज एज फार एज वी आर कंसर्न। इसमें टीएमए पाई है, इसमें इस्लामिक अकेडमी है, इसमें इनामदार है, बहुत सारे अच्छे अच्छे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं जिन्होंने पूरी माइनॉरिटी पॉलिसी को, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसी को बहुत अच्छे से डिफाइन भी किया है कि अच्छा आप कितना स्टेट इंटरफेयर कर सकती है, वो फंडिंग पर डिपेंड करेगा। ये सारी चीजें प्री में नहीं पूछेंगे, लेकिन कोर थ्योरी में आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। फिर एक चीज और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, महाराष्ट्र प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन का जजमेंट आया था। देखो प्रॉपर्टी के साथ तो दो तीन चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। पहले फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद फंडामेंटल राइट नहीं है। अभी क्या है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और एक लीगल राइट भी है। अरे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट एक साथ कैसे होगी? क्योंकि अगर आपके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको यह आना चाहिए, the method of enforcement for a constitutional right and a legal right is effectively the same. The method of enforcement for a constitutional right and a legal right is effectively the same. If it is effectively the same, तो कहानी खत्म हो गई ना। क्यों? क्योंकि दोनों की वायलेशन के लिए अगर आपके पास कोई और तरीका नहीं बचा तो आप हाईकोर्ट जाते हो अंदर आर्टिकल 226। इसलिए अब इस जजमेंट का हिसाब किताब क्या है, देखो। कहानी खत्म हुई मिनर्वा मिल्स के केस में 1980। मिनर्वा मिल्स ने कहा टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर बिगर देन टू फंडामेंटल राइट्स। कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? 39B और 39C, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इसकी आड़ में अगर सरकार कोई भी पॉलिसी लाती है, कोई भी लॉ लाती है, कोई भी स्कीम लाती है, और इससे अगर आपका सिर्फ इक्वालिटी और फ्रीडम अंडर 19 जा रहा है तो कोई बात नहीं, जाने दो। ये यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है, ग्रेटर गुड प्रिंसिपल है। तो भाई प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, आप अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोचो तो ऐसी कौन सी रिसोर्स है जिससे वेल्थ और इक्विटी डिफाइन होती है? भाई लैंड। लैंड, बहुत सारी चीजें, बट लैंड।
इसका यूज तो गवर्नमेंट ने बैंक नेशनलाइजेशन में किया है, अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस में किया है, बहुत सारी चीजें हैं। बट इस केस के कॉन्टेक्स्ट में लैंड है, ठीक है, लैंड है, मान लिया। तो क्या इसका मतलब यह है कि 39B और 39C की आड़ में हम कोई भी लैंड एक्वायर कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं? समा अलग था, पोजिशनिंग अलग थी, सोशलिज्म उस टाइम पे अलग था, आज सोशलिज्म का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, जजमेंट अपनी जगह सही है, इसका मतलब ये नहीं कि बिना लेफ्ट राइट देख के कोई भी आप प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर लो। आपके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, कोई नेक्सस होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सो ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी is not included under Article 39B and C. That is the premise of this Maharashtra landowners judgment. ना आपको जजमेंट का नाम पूछेंगे, बस आपको ये बेसिक्स आने चाहिए, बस। और जहां तक फंडामेंटल ड्यूटीज की बात है, पिछले साल ये थोड़ा सा, मतलब ये केस तो खैर 1.5 साल पुराना है, सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग अ पिटिशन कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्सेबल क्यों नहीं बना सकते। इनडायरेक्टली तो हम कई बार कहते हैं कि अगर तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटी जो तुमने फॉलो नहीं करी, उससे मेरी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है, तो क्या मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता? क्या मैं कोई, क्या मेरे पास कोई लीगल रिकॉर्स नहीं है? कई बार भी तो सोचो कि लोगों की फंडामेंटल ड्यूटी है ना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन वो नहीं करते हैं। लेकिन राइट टू एनवायरनमेंट तो एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में। इनफैक्ट राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को हमने भी 2024 में एज ए फंडामेंटल राइट रिकग्नाइज किया हुआ है। तो ये मुद्दा उठा हुआ है, लेकिन हमको बेसिक क्या आना चाहिए कि आर फंडामेंटल ड्यूटीज इनफोर्सेबल टुडे? नो, दे आर नॉट। क्या उनको इंप्लीमेंट करने का कोई तरीका दिया हुआ है? जी नहीं, कोई नहीं दिया हुआ है। आप चाहो तो इंप्लीमेंट कर लो, लेकिन कोई तरीका नहीं दिया हुआ। बहुत सिंपल क्लियर कट बात है, और कुछ नहीं। तो आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है जहां तक हमारा प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और ड्यूटीज की बात है, बस। इसके बाद की कहानी अब हम शुरू करते हैं, विच इज टू डील विद एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जहां से थोड़ा सी चीजें और इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। So now moving on to the next aspect, which is executive and legislatures. तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, एग्जीक्यूटिव के साथ कहानी क्या है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट सेक्रेटरीट, कोर थ्योरी तो आपको पढ़ के जाननी है। पावर्स क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, क्या स्पेशल पोजीशन है, क्या बाकी ऑर्गन्स के साथ इंटरसेक्शन है, वो तो आपको करके जाना है। इस बार प्रेसिडेंट के साथ एक खास बात ये हुई है कि इंडिया में नहीं, यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है। अब यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को हमारे बाकी पैरेलल कम्पिटिटिव एग्जाम्स ने भी बहुत पूछा है, तो आई थॉट जरा 5 मिनट में ही सही बेसिक्स हम सीख लेते हैं कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होता क्या है। देखो, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लोगों के बीच में लड़ा जाता है। देयर आर पीपल हु कंटेस्ट फॉर इट। दैट मीन्स आपके पास कुछ नॉमिनीज होने चाहिए। तो सबसे पहले वो नॉमिनीज पार्टी वाइज होते हैं, जैसे रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी है। पार्टी अपने अपने नॉमिनीज चुनती है। कैसे चुनती है? प्राइमरीज से, कॉकसेस से। प्राइमरीज मतलब लोकल इलेक्शंस, कॉकसेस मतलब लोकल मीटिंग्स। वहां से फिर नेशनल कन्वेंशन होता है, और फिर पार्टी अपने प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज चुनती है। जो प्रेसिडेंट के लिए जो पार्टी अपने कंटेस्टेंट को चुनती है, वो अपना वाइस प्रेसिडेंट को रनिंग मेट साथ में चुनता है। तो कहानी बेसिकली ये है, ठीक है। अब आपको इनमें से यूएस का प्रेसिडेंट चुनना है। चुनता कौन है? इलेक्टर्स। इलेक्टर्स को कौन चुनते हैं? सिटीजन्स। तो जो एक्चुअल इलेक्टोरल कॉलेज है यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, इट कंप्राइजेज ऑफ इलेक्टर्स। और ये स्टेट वाइज इलेक्टर्स होते हैं। तो हर स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्टर्स अलग अलग होंगे, और वो स्टेट में कितने इलेक्टर्स होंगे वो डिपेंड करेगा कि उस स्टेट से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो उनका लोकसभा है, और सेनेट जो उनका राज्यसभा है, कितने मेंबर्स हैं। अब यूएस में हर स्टेट के सेनेट में 2 मेंबर्स हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर स्टेट ए से कुछ इलेक्टर्स चुनेंगे,
तो वो इलेक्टर्स कितने होंगे ये डिसाइड किया जाता है इस नंबर के थ्रू। तो हर स्टेट के नंबर ऑफ इलेक्टर्स अलग होते हैं, हर इलेक्टर का एक एक वोट होता है। सो टोटल आपके पास ऐसे 538 इलेक्टर्स अक्रॉस यूएस, 50 यूएस स्टेट्स होते हैं। हम एज सिटीजन्स जब इलेक्टर्स को चुनते हैं, इस अजम्पशन पे चुनते हैं कि हम उस इलेक्टर को चुनेंगे जो उस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ए या बी को वोट करेगा। तो एक इम्प्लाइड ट्रस्ट की बात है। कभी कभी लोग यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे गुची कर देते हैं, बट जनरली जिस इलेक्टर को आप वोट करते हो इस बेसिस पे करते हो कि मैं उस प्रेसिडेंट को वोट करना चाह रहा हूँ, मैं इस इंसान को वोट कर रहा हूँ जो मेरे बिहाफ पे उस प्रेसिडेंट को वोट करेगा। तो सिस्टम बेसिकली ये है। अब हर स्टेट में आपके पास एक्स नंबर ऑफ इलेक्टर्स हो गए जो आपको चुनने हैं, ठीक है। बेसिक कहानी इतनी है। अब सिस्टम क्या है कि मोस्ट स्टेट्स में, एक आध स्टेट्स में नब्रास्का को छोड़ के, विनर टेक्स ऑल पॉलिसी है। सपोज स्टेट है एक्स, ठीक है, उस स्टेट में लेटेस्ट से 10 इलेक्टर है। आप वो 10 इलेक्टर्स में से कुछ होंगे जो एक डेमोक्रेट नॉमिनी को चुनना चाहेंगे, एक रिपब्लिकन नॉमिनी को चुनना चाहेंगे। सपोज वो 10 इलेक्टर्स हैं, ठीक है। अब आप जब इलेक्टर्स को वोट करेंगे, ठीक है, सपोज एक इलेक्टर को डेमोक्रेटिक वाले को ज्यादा वोट मिल गए, तो वो सारे वोट ले जाएगा। मतलब जो रिपब्लिकन वोट्स थे जो कम वाले को मिले थे, वो भी डेमोक्रेट इलेक्टर ले जाएगा। इसको हम कहते हैं विनर टेक्स ऑल पॉलिसी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कई बार कि शायद सारे स्टेट्स को जोड़ के रिपब्लिकन वाले को ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन कंपैरेटिवली डेमोक्रेट वाले को ज्यादा स्टेट्स में रिपब्लिकन से ज्यादा वोट मिले, तो बाजी वो जीत गए। तो कहानी ये हो जाती है। इसलिए कई बार क्या होता है कि पॉपुलर वोट जीतने के बावजूद भी आप प्रेसिडेंट नहीं बनते, या कई बार पॉपुलर वोट हारने के बाद भी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। ये यूएस के प्रेसिडेंट की कहानी की खास बात है। तो बेसिकली ये हमको समझना है कि यूएस का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो स्टेट वाइज इलेक्टर्स का है। ये नंबर उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट के बेसिस पर डिसाइड होता है। इन इलेक्टर्स को हम स्टेट के थ्रू एज सिटीजन आप डायरेक्टली इन इलेक्टर्स को इलेक्ट करते हो, वो आपके बेसिस पे आगे चल के प्रेसिडेंट के लिए फाइनल वोट डालते हैं। तो कहानी इतनी है, इतना हमको आना चाहिए। क्या पता इम्पीचमेंट पूछ ले। तो यूएस में इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो 2 स्टेज का प्रोसेस है। टू स्टेज का प्रोसेस कैसे है, शुरू हमेशा हमेशा उनके लोकसभा से होगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। वो एक चार्जशीट टाइप बनाएंगे, एक पार्लियामेंट्री कमेटी होगी उनकी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जुडिशरी कमेटी, वो उस पर इन्वेस्टिगेट करेगी, रिपोर्ट देगी। और अगर उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया तो द प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड बट नॉट रिमूव्ड। इम्पीच मतलब हाँ, प्राइमा फेसी गड़बड़ है। फिर ये सेनेट को भेजा जाएगा जो उनकी राज्यसभा है। सेनेट को एक कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सीजीआई उसको प्रिसाइड करेंगे। जो सेनेट के मेंबर्स होंगे वो जूरी होंगी, और सेनेट जो भी चार्जशीट में चार्जेस लिखे हैं कि चार्ज नंबर 1 आपने ये किया, चार्ज नंबर 2 ये किया, चार्ज नंबर 3 ये किया, उसमें से किसी भी एक चार्ज पे अगर स्पेशल मेजोरिटी से वोट हो गया तो फिर प्रेसिडेंट कन्विक्ट हो जाएंगे और उनको रिमूव करना पड़ेगा। ये आज तक नहीं हुआ है। जनरली क्या होता है, यहां पे रुक जाता है या प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं। इनफैक्ट जो करंट यूएस प्रेसिडेंट है ट्रंप, उनको 2 बार रिमूव करने की कोशिश करी गई है और मामला यहां पे आके रुक गया है जनरली, एज फार एज द प्रोसेस इज कंसर्न। तो ये हमको आना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। गेट योर की फैक्ट्स राइट। यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सिटीजन्स वोट फॉर द president indirectly through the electors that they vote for on a state by state basis. Every state has an X number of electors fixed that is dependent on the number of seats that the state has in the House of Representatives
and the Senate. Senate is fixed, 2 for each state. House of Representatives changes from state to state. So for example, California has the largest number of electors, I think closely followed by Texas. तो कहानी ये है, इतना करंट में चल रहा है, ठीक है। अब गवर्नर की कहानी सुनो। देखो, गवर्नर की कहानी तो बहुत सिंपल है, वो न्यूज में ये सदियों से चलता आ रहा है, मेंस में तो ये बहुत बड़ा मुद्दा भी बनता है फ्रॉम अ फेडरल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अपने को प्री में तो बहुत बेसिक चीजें करनी है कि गवर्नर कौन कौन से बिल्स प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है, कौन कौन से बिल्स प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर को रिजर्व करना कंपलसरी है, ऐसी कौन कौन से बिल्स हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना नहीं हो सकते। यही 2-4 फैक्चुअल चीजें हैं, यही 2-4 थ्योरी कोर चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको आपके पीसीएन नोट्स में भी बहुत क्लियरली, पीसीएन नंबर 12 या हमारा जो एमसीएफ के लिए ईसीएन है उसमें भी बहुत क्लियरली लिख के दे दिया है, लेकिन वो पढ़ना जरूरी है। इसके ऊपर सब थ्योरी है, इसमें कुछ करंट है ही नहीं। करंट बस ये एक मेजर डेवलपमेंट हुई है एक्चुअली पूरे साल भर में देखा जाए जो करने के लिए है, और इसके ऊपर एक्चुअली कुछ है नहीं, ठीक है, गुड। अब लेजिस्लेचर तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ये तो आपको कवर टू कवर पढ़ना है। पढ़ने का बहुत सिंपल तरीका है, स्टार्ट करें हाउसेस से, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, मेंबर्स, इलेक्शंस, डिस्क्वालिफिकेशंस, प्रोसीजर, कमिटीज। बहुत सिंपल तरीका है। जब इलेक्शंस करें तो साथ में जो इलेक्शन के फ्रेमवर्क्स हैं उसी को वहीं साथ में पढ़ लें, तो इट विल ऑलवेज बी फास्टर। 2-3 चीजें जो जनरली थोड़ा न्यूज में रही है मैं आपको बता देता हूँ, और बहुत स्ट्रिक्टली बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये कहीं नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, नो कॉन्फिडेंस मोशन नाम का शब्द कहीं नहीं लिखा है। बस ये लिखा है दैट यू हैव टू हैव मेजॉरिटी इन द हाउस, कहीं नहीं लिखा है ये आपके हाउस ऑफ प्रोसीजर, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है लोकसभा का या लोअर हाउस का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, उसके हिसाब से गवर्न होता है। इंपॉर्टेंट बात जानने की क्या है, वो है डॉक्ट्रीन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ, that the council of ministers are collectively responsible to the lower house. In the case of the parliament it is the lok sabha. सारी कहानी शुरू यहीं से होती है और खत्म भी यहीं पे होती है, दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसका मतलब आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तब तक रह सकते हो जब तक हाउस का आप पे भरोसा है। अगर हाउस का आपसे भरोसा टूट गया, एक तरीका है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, एक तरीका है मोशन ऑफ थैंक्स फेल होने का, एक तरीका है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिल्स फेल होने का, हमें आप पे भरोसा नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें आप पे भरोसा नहीं है तो हम ही अपने आप को खत्म कर दे, नहीं। आप जाएंगे, आपकी जगह अगर कोई और आ गया तो ठीक है, अगर कोई नहीं आया फिर हम अपने आप को रीबर्थ करेंगे, फिर हम को डिसॉल्व किया जा सकता है। कहने का पॉइंट ये है, द पैसेज ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन डज नॉट नेसेसरीली लीड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ये फंडा क्लियर होना चाहिए। इट मोस्ट लाइकली विल, बट इट डज नॉट नेसेसरीली लीड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही नहीं हो तो प्रेसिडेंट आपकी क्यों सुनेगा? President is bound by the advice of the Council of Ministers as long as you are the Council of Ministers. If you are no longer the Council of Ministers, तो भाई प्रेसिडेंट आपकी सुने क्यों? Because of the doctrine of collective responsibility. ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये हमको हर हालत में आना चाहिए अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक। अब इम्यूनिटीज, प्रिविलेजेस, कंटेम्प्ट, इस पे सीता सोरेन का जजमेंट है लास्ट ईयर का सुप्रीम कोर्ट का, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्चुअली बता देता हूं। इंसान की बेइज्जती करो उसे डेफेमेशन कहते हैं, जज या कोर्ट की बेइज्जती करो तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, या जजमेंट नहीं फॉलो करो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। पार्लियामेंट या पार्लियामेंट में लोगों की या पार्लियामेंट के काम की बेइज्जती करो तो उसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। दोनों एक जैसे हैं बट एक नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस।
आप अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो आप दुनिया से थोड़े अलग हो. यू हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू स्पीक ट्रूथ टू पावर. दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप डेमोक्रेसी के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हो हमारे देश के, तो आपका हक बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो सच है वो बोलो, जो सही है वो बोलो, डरो मत. उसी के लिए आपकी कुछ प्रिविलेजेस हैं. कुछ प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, कुछ सिविल प्रोसीजर कोड में है, कुछ हम कन्वेंशनली करते हैं. एक जगह नहीं लिखा है. प्रिविलेजेस इसे कहते हैं कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आपको जो बोलना है बोलो, वो आजादी है. जैसे आपको पार्लियामेंट के फ्लोर पे वोट करना है करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा. अब इसी का फायदा उठा के थोड़ा करप्शन का मामला उठ गया सीता सोरेन के केस में. फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ऐसा है, आपको जैसे वोट करना है करो, लेकिन घूस लेके वोट मत करना, करप्शन करके वोट मत करना, क्योंकि उससे आपके होने का जो रीजन है आपका, वो आप खराब कर रहे हो. जो रीजन है जिसकी वजह से मैंने आपको ये इम्यूनिटी दी है, वो आप खराब कर रहे हो. आप पावर का अब्यूज कर रहे हो, आप लॉ में लूपहोल निकाल रहे हो. इसलिए इम्यूनिटीज पर थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं एक डाइल्यूशन आया है. इसके अलावा सिविल प्रोसीजर कोड में आई थिंक सेक्शन 135A कि हाउस के 40 दिन पहले, हाउस के चलते टाइम और हाउस के चलने के 40 दिन बाद आपको हम अरेस्ट नहीं कर सकते. प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कुछ चीज़ें प्रोसीजर में है, हाउस के रूल्स में है, कुछ चीज़ें कन्वेंशन में है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर आप किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, कन्विक्ट कर रहे हैं. वो 10 तरह की चीज़ें हैं. ठीक है. तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज वर्सेस कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस या कंटेम्प्ट ऑफ द द द फ्लोर, फर्क क्या है? हर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है, लेकिन हर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है. मतलब बेसिक क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सपोज आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फ्रीली बोलने नहीं दे रहे, ब्रीच ऑफ इम्यूनिटी, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. ब्रीच ऑफ हाउस क्या हुआ? आप एक न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, आपने हाउस पे एडिटोरियल लिख दिया कि हाउस खाली बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, आपने हाउस की बेइज्जती कर दी. तो जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में कवर नहीं होता है लेकिन उससे भी पार्लियामेंट की बेइज्जती होती है, उसको हम कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कहते हैं. Which is why every breach of privilege is a contempt of house, but every contempt of house is not a breach of privilege. खैर, इसके लिए क्या करना है, ये अपना हाउस अपने अपने हिसाब से चलाता है. रूल नंबर थ्री गोल्डन रूल्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स. प्रिसाइडिंग ऑफिसर तय करता है कि भाई इसमें क्या करना है, चाहे तो वो सुओ मोटो भी स्मार्ट मैटर को उठा सकता है, और हाउस की कमेटी को जनरली वो रेफर कर देते हैं, प्रिविलेजेस कमेटी को. उस कमेटी की रिपोर्ट आती है, उसके बाद आपको जो करना है करें. अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ही हाउस का बेइज्जती करी है तो आप उसको निकाल भी सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं, फाइन भी हो सकती है, अपॉलॉजी भी हो सकती है, जेल भी भेज सकते हैं. अगर किसी बाहर वाले ने किया है तो फाइन, अपॉलॉजी, जेल जो चाहे आप कर सकते हैं. इसमें बिल्कुल ओपन है. मतलब वो हाउस अपने आप एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी बन जाती है, वो सजा सुनाती है. ठीक है. तो बेसिकली इम्यूनिटीज प्रिविलेजेस की कहानी ये है, ये हमको आनी चाहिए. अब एक चीज जो न्यूज में बहुत रही है वो डिलिमिटेशन है. अब देखो क्या है, डिलिमिटेशन उन्होंने लास्ट ईयर ऑलरेडी पूछा हुआ है, कितनी बार हुआ है, और इसको करने का भी एक बहुत सिंपल तरीका है. डिलिमिटेशन का क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज और उनका साइज एडजस्ट करना पॉपुलेशन के बेसिस पे, ताकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक जैसी पॉपुलेशन रहे और एक जैसा रेशियो मेंटेन रहे. बेसिक कहानी तो यही है. अब हमारी 4 डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं. द मोस्ट रिसेंट वन इज इन 2002. उसी के आपको धीरे धीरे ऑर्डर्स दिखते हैं, कभी JNK के दिखता है, कभी असम का दिखता है, उस तरह से. ठीक है. अब इस पर 2024 में
सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया जिनमें उन्होंने उड़ते उड़ते बोल दिया है कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन का कोई ऑर्डर है जो इनहेरेंटली आर्बिट्ररी है तो हम चैलेंज कर सकते हैं. अब नाउ दैट इटसेल्फ इज अ वेरी ओपन एंडेड स्टेटमेंट. तो अगर प्री में क्वेश्चन आता है कैन डिलिमिटेशन ऑर्डर्स बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है नहीं. जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है नहीं तब तक आप इसको हाथ नहीं लगा रहे. वो जजमेंट अब क्या इंप्लीमेंट होगा, किस बेंच पे है, क्या जाएगा, वो सब आप छोड़ दीजिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये मैं आपको बता रहा हूं. खैर, साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज का हमने क्या किया है कि भाई टिल 2026 हमने तो फ्रीज ही करके रखी हुई है, राइट. वी हैड मल्टीपल अमेंडमेंट्स फॉर दिस. जहां तक क्वांटम हमने 2026 तक फ्रीज कर रखा है. जहां तक साइज की बात है, द साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी वो हमने लास्ट 2001 सेंसस के बेसिस पे किया था. लॉ ये कहता है लास्ट अवेलेबल सेंसस. तो हमारा लास्ट डिलिमिटेशन 2002 में हुआ है, तो हमने 2001 के सेंसस पे ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करी है. इसके बाद तो हुई नहीं, उसके बाद तो एक नेशनल डिलिमिटेशन कमीशन बैठी ही नहीं है. ठीक है, ये क्लियर है. ये इतना बेसिक आपको आना चाहिए. अब डिलिमिटेशन का मतलब तो ये हो गया कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से चल रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अरेंज कर रहे हो. तो लॉजिकली सोचो कि डिलिमिटेशन कमीशन में होगा कौन कौन. जनरली एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होंगे. रेफरेंस के लिए करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे जो भी उस टाइम पे हैं. अब कमीशन लंबा चलता है तो फिर जो जो भी करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो होंगे. अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स जो लोकल पंचायत वगैरह देखते हैं उनके लोग भी हो सकते हैं, अगर आप पंचायत लेवल पर डिलिमिटेशन करा रहे हो या नहीं, या फिर उनसे एडवाइस लेना हो कि भाई लोकल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज कैसे चलनी चाहिए. तो ये कॉम्पोजिशन है. क्या डिलिमिटेशन कमीशन के कॉम्पोजिशन पे प्री पे क्वेश्चन आएगा? ये कॉम्पोजिशन बहुत ओपन है, इसलिए नहीं आएगा. क्योंकि कॉम्पोजिशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, इसलिए नहीं आएगा. तो ये दो चार चीजें जो इंपॉर्टेंट है. अच्छा, लेजिस्लेचर में अब दो तीन चीजें जो थोड़ा सा न्यूज में चल रही है, उसको किस कॉन्टेक्स्ट में करना है उसको हम सीख लेते हैं. एक चीज जो न्यूज में चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है, इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस. अब साइमल्टेनियस इलेक्शंस का हमने स्टार्टिंग में इस बारे में भी डिस्कस किया था. करंट स्टेटस क्या है? साइमल्टेनियस इलेक्शंस का करंट स्टेटस ये है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको एग्जामिन कर रही है. इसका मतलब कौन से आर्टिकल में क्या चेंज होगा और क्या प्रोविजंस होंगे ये तो नहीं पूछ सकते, लेकिन साइमल्टेनियस इलेक्शंस के आसपास की चीजें पूछ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है. कॉन्सेप्ट ये है कि लोकसभा और आपका जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस है वो एक साथ होंगे, और इन्हीं के रेफरेंस में 100 दिन के बाद पंचायती और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट ये है. क्या हमारे देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस पहले हुए हैं? फ्रॉम 1951 टू 1967 हुए हैं, क्योंकि देश एक टाइम पे ही आजाद हुआ था. इलेक्शन कमीशन तो 25 जनवरी को बना है ना. 26 जनवरी 1950 के एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन नोटिफाई हुआ है. उनको भी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है इस साल. तो इलेक्शंस तो एक साथ ही होते थे. फिर लेट 60s में ग्रोथ ऑफ रीजनल पार्टीज, डिफेक्शंस, फिर उसके बाद इमरजेंसी, तो पूरी साइकिल बिगड़ गई. अब उसी साइकिल को सुधारने में लगे हैं. अब उसी की वजह से क्या होता है कि लोकसभा इलेक्शन का अलग इलेक्टोरल रूल बनता है, हर स्टेट के स्टेट इलेक्शन का अलग इलेक्टोरल रूल बनता है. तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो आपके पास एक वन नेशन वन इलेक्टोरल रोल भी हो सकता है. क्या ये कंपलसरी है कि होगा ही होगा? नहीं है. इलेक्टोरल रोल क्या है कि एक होता है वोटर जो 18 साल के ऊपर का है, और एक होता है रजिस्टर्ड वोटर, कि आपका नाम उस लिस्ट में है और आपके नाम के आगे आपका पोलिंग बूथ या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफाइंड है, आप वहां जाके वोट कर सकते हैं. रजिस्टर्ड वोटर तो यही होते हैं. तो क्या हर 18 साल के ऊपर रजिस्टर्ड वोटर होता है? नहीं होता है. आप रजिस्टर्ड वोटर तभी हैं जब आपका नाम एक वोटर्स लिस्ट में है, एक एक इलेक्टोरल रोल में है, तभी होता है. करेक्ट? दैट इज द बेसिक आइडिया. तो इसका मतलब
Does one nation, one election necessarily lead to, and please understand and mark my words, does it necessarily lead to one nation, one electoral roll? No. Will it most likely? Yes. तो ये कहानी है. अब इलेक्शन कमीशन, अ बॉडी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके कॉम्पोजिशन पर 10 बातें चल रही हैं. इलेक्शन कमीशन के कॉम्पोजिशन पे प्री में सवाल क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वो अभी जुडिशियली चैलेंज्ड है और द करंट सीजीआई अभी उनका मई तक में टेन्योर खत्म हो जाएगा और मोस्ट लाइकली टेन्योर के पहले शायद वो ईसीआई पे जजमेंट सुना के जाए. वो करंटली चैलेंज्ड है. तो इसका मतलब ये जजमेंट कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, अगले हफ्ते भी आ सकता है, किसी को पता नहीं. राइट? फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो रखे हैं. जया ठाकुर का केस है. अनूप बेनीवाल में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी वमेटी बिठा दी थी. पार्लियामेंट ने फिर उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई करते हुए एक 2023 में लॉ बना दिया. राइट? कि कमेटी का कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया. यस और नो? और जब कमेटी का कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया तो चीफ जस्टिस की जगह एक यूनियन मिनिस्टर को बैठा दिया. ये सबको आता है, लेकिन ये कभी भी बदल सकता है. आपके पास वो बेसिक 2023 के एक्ट के प्रोविजंस होने चाहिए, वो बहुत है. इसके ऊपर आप ज्यादा डिटेल में मत करें. ये मैंने आपको फाइनल लैप में एक जगह देखे रखा है. ये आपसे प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है. क्लियर? अंडरस्टूड? इसके ऊपर पॉलिटी में करंट अफेयर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोर थ्योरी है. इवन इफ यू गो बैक टू समथिंग विच इज सो इन द न्यूज सच एज जुडिशरी, अगर आप ध्यान दें तो जुडिशरी में भी वो अभी अकाउंटेबिलिटी का चल रहा है इशू. ये सब मेंस के बहुत बर्निंग इश्यूज है. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो जुडिशरी के चेंज नहीं हुए ना. पावर्स में तो कुछ नहीं चेंज हुआ. द लास्ट अटेम्प्ट वाज द 99th अमेंडमेंट ऑफ एनजैक. आपके कोर प्रोविजंस आने चाहिए. आपको फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस. फोर्थ जजेस केस इज द एनजैक केस. यहां तक आना चाहिए. अपॉइंट कौन करता है? जी प्रेसिडेंट करते हैं. सीजीआई और बाकी जजेस से पूछ के. निकालने का तरीका क्या है, ग्राउंड्स का तरीका क्या है, कौन निकालता है, बस इतना आना चाहिए. बेसिक पावर्स क्या है, ऑफिसर्स क्या है, आना चाहिए. बस है वो थ्योरी, उसको करंट मत समझो. बाकी सब तो कोर थ्योरी है. अब एनएचआरसी का गांधी का स्टेटस न्यूज में रहा है, तो आप पढ़ोगे तो एनएचआरसी के कोर प्रोविजंस ही. अलग से क्या पढ़ोगे? पावर ही पढ़ोगे, कॉम्पोजिशन ही पढ़ोगे. Current affairs helps you identify what theory you have to study in polity. ये ध्यान रखना. Polity current affairs for the prelims helps you prioritize कौन सी थ्योरी वाले चैप्टर हमको एक की बजाय 2 बार रिवाइज करने. वो आपको रेलेवेंसी नहीं देते. वो ये नहीं बोलते कि बाकी मत पढ़ना. करंट अफेयर्स नहीं आता, करंट अफेयर्स से लिंक्ड थ्योरी आती है. ये पॉलिटी की सच्चाई है. तो प्लीज इससे ऊपर अपने हाथ पैर मत मारिए. फाइनल लैप में मैंने आपको पॉलिटी के करंट अफेयर्स मैक्सिमम 3 या 4 पेजेस में दे रखे हैं. थ्योरी पढ़ लीजिए. बाकी खैर अगर आप मैग्ना कार्टा कोर्सेज के हैं तो आपको तो वैसे भी कोई दिक्कत होगी नहीं. इसके ऊपर आप कुछ मत करिए. जेन्युइन एडवाइस है. इससे ऊपर जरूरत नहीं है. नहीं तो मैं तो आपको व्यूज के चक्कर में पूरा पढ़ा देता है, मेरा क्या जा रहा है. लेकिन उतना ही करो जितना जरूरी है. ठीक है? वो जो टाइम आप फालतू में करंट अफेयर्स पॉलिटी के लिए पढ़ने के लिए वेस्ट करेंगे, उससे आपके इको के, एनवायरनमेंट के, साइंस एंड टेक के, हिस्ट्री के 2 सवाल और हो जाएंगे. पॉलिटी में तो आप 20 में से थ्योरी के बेसिस पे 16-17 क्वेश्चंस वैसे ही करके आ जाओगे. ढंग से पढ़ लिया तो 18-19 कर आ जाओगे. यही कहानी है ना. फिर अपने को तो 110 नंबर चाहिए, तो सब सब्जेक्ट्स को मिला के आएंगे ना. सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन पॉलिटी करंट अफेयर्स. दैट इज माय ऑनेस्ट एडवाइस. डू नॉट, मैं बहुत सीधा क्लियर बोल रहा हूं. कितना 1 घंटा लगा? आई थिंक व्हाट, यस 1 आवर, दैट्स इट. बैठ के मंथली करंट अफेयर्स पॉलिटी के करे जा रहे हैं. नहीं. मेंस में, यस मेंस में बिल्कुल भर भर के
अरे मेरी जान निकल जाती है हर साल में मैग्ना कार्टा रेडी करने में, मैं मानता हूं, लेकिन आप नहीं, इतना कर लो बस। ठीक है, थैंक यू, ऑल बेस्ट, सी यू ऑन द अदर साइड।